नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयानों ने सियासत में हलचल मचा दी है। गौहत्या के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर तंज कसते हुए शंकराचार्य ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बरेली में प्रेस वार्ता के दौरान शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि योगी सरकार में इन घटनाओं पर रोक लगेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बूचड़खाने भी चल रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी शंकराचार्य ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 मई से वे पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसी सरकार चुने जो गौहत्या पर पूरी तरह रोक लगा सके। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जो उन्होंने हिंदू जनसंख्या को लेकर दिया। शंकराचार्य ने कहा कि अगर हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है तो संघ प्रमुख को खुद शादी करके उदाहरण पेश करना चाहिए। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। शंकराचार्य ने साफ कहा कि संत समाज का काम लोक कल्याण है, राजनीति नहीं। उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति की शपथ अलग अलग होती है और दोनों एक साथ निभाना संभव नहीं है। तो बरेली से उठा ये बयान अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत में हलचल मचा रहा है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बयान है या चुनाव से पहले नई सियासी रणनीति? फिलहाल प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने वाला है। आप देखते रहिए द जस्टिस हिंदी और सुनिए शंकराचार्य जी को। देखिए, हम वाराणसी से चलकर दिल्ली होते हुए ऋषिकेश जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि भगवान बद्रीनाथ जी का ग्रीष्मकालीन पट खुलने वाला है। उसके लिए परंपरा के अनुसार जो ज्योति के तेल का घड़ा है, जिसको गाड़ू घड़ा कहते हैं, वो राज परिवार टिहरी से ऋषिकेश आया है। अब ऋषिकेश से 8 तारीख को उसको ऊपर डिमर गांव के लिए और वहां से फिर बद्रीनाथ जी के लिए ज्योतिर्मठ होते हुए रवाना करना। तो वो एक परंपरा है। इस बार जो समिति है, उन्होंने हमसे निवेदन किया था कि आप आइए, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। जाते समय हमारे मन में ये बात आई कि बरेली धर्मनगरी है। राधे श्याम रामायण के रचयिता रामायणी जी, राधे श्याम रामायणी जी, उन्होंने बरेली को जो गौरव धर्म क्षेत्र में प्रदान किया है, और उसके बाद से धर्माचार्यों के द्वारा जिस तरह से बरेली आना जाना रहा है, यहाँ के विद्वानों ने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति लोगों को सदा से जोड़े रखा है, इस कारण से बरेली में रुकना अच्छा है। तो हम बरेली आ गए, यहाँ रुके हैं। बहुत सारे धार्मिक लोगों से हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई, अच्छा लगा। जिस तरह से आप पे आरोप लगे, मुकदमा दर्ज कराया गया आपके खिलाफ, अब आगे क्या आपकी रणनीति है? क्या लग रहा था इसके, अब क्या समझ आया कि कौन है लोग इससे जुड़ा? ऐसा है कि रणनीति तो वो लोग बना रहे थे जिनको ये सब करना था। हमारी क्या रणनीति हो सकती है? जो मारने वाला है वो रणनीति बनाता है, यहाँ मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जो बचने वाला है वो तो जब उसके ऊपर लाठी आती है तो उसका हाथ अपने आप उठ जाता है। योजनाबद्ध थोड़े उठता है कि बचा ले अपने सिर को। तो इसलिए हम तो बचने वाले थे। जो बचने के लिए जरूरी था वो सब हमने किया, आगे भी करेंगे। लेकिन जो हमारी बात है, जिसको चुप कराने के लिए ये सब किया जा रहा है, ये गौ माता की हत्या का जो प्रश्न है उसको मत उठाओ, ये बात मत करो। वो बात तो हमने छोड़ी नहीं और आगे भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी हमने तय किया है कि आगामी 3 मई से 23 जुलाई तक उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर चतुरंगिणी के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, ताकि गौ माता को चोट करने वालों पर वोट की भी चोट हो और विचारों के भी चोट हो। तो हम तो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। योगी जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में सब चंगा है, ना कर्फ्यू है, ना दंगा है। बात यह है कि कौन कर्फ्यू लगाता था, कौन दंगा लगाता था और कैसे वो बंद हो गया, अब ये तो विश्लेषण का विषय है। अभी इस पर हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में गाय को कोई खरोंच नहीं लगा सकता। उसके बाद से जाने कितने
ऐसे दृश्य आ चुके हैं जहाँ गायों को अभी भी उनकी हत्या की जा रही है और टुकड़े टुकड़े करके खाया बेचा जा रहा है। महाराज जी, क्या यूपी में सरकार बदलना चाहिए 2027 में? हम कहते हैं कि सरकार बदले ना बदले, लेकिन जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए। सरकार बदले ना बदले ये राजनीतिक प्रश्न है। जो राजनीति वाले होंगे वो चाहेंगे कि हमारी सरकार बनी रहे, जो उनकी विरुद्ध पार्टी के लोग होंगे वो चाहेंगे कि हमारी सरकार आ जाए, इनकी बदल जाए। लेकिन हम तो जनता हैं, हम तो ना तो इस पार्टी में है ना तो उस पार्टी में है, तो हम बदलने से हमें क्या लाभ होगा, या ना बदले तो हमें क्या लाभ होगा। हमें तो ये चाहिए कि हमारी जो बात है, जैसे गौ माता की रक्षा की बात है, हर व्यक्ति जो गौ भक्त है वो पीड़ित है, वो चाहता है कि चाहे ये पार्टी चाहे वो पार्टी, कोई पार्टी तो आए और वो कहे कि मैं ये करूँगा तो हमको प्रसन्नता हो। तो कौन रिप होई हमई का हानि, चेरी छोड़ी अब हो की रानी। मंत्रा के मन में यही तो विचार था, वही राजा हो जाएगा, उससे हमें क्या मिलेगा। ये सवाल है, जनता का ये प्रश्न है कि आप आओ वो आए, लेकिन हमारे लिए क्या है वो बताइए। अलंकार अग्निहोत्री जी ने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है और उसका आवेदन भी पार्टी किया बनाई है और राम के नाम से, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। अलंकार अग्निहोत्री जी आपके यहाँ ही पदस्थ थे। उन्होंने जब प्रयाग में अत्याचार बटुकों के साथ हुआ, यूजीसी का कानून आया, दोनों विषयों को आधार बना करके त्यागपत्र दे दिया अपनी नौकरी से, तो हम लोगों को अच्छा लगा था, क्योंकि दुख के समय में कोई आपके साथ आके खड़ा हो तो किसी को भी अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कहा था कि आइए हम लोगों के साथ कार्य करिए। फिर वो हमसे मिलने के लिए आए थे। 2-3 बार तो वो आए तो हम सायंकाल आए, सूर्यास्त के बाद तो हम मौन थे, तो हमारी बातचीत उनसे हो नहीं पाई। फिर अभी जब हम बस्ती आए थे तब वो हमसे मिले, मंच पर मिले, बाद में फिर अलग से भी हमसे मिले। तो उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा नाम से एक पार्टी गठन करने का निर्णय लिया है। हमने कहा भैया ठीक है, जो आपने उचित सोचा होगा आप वो करिए, जो अच्छा काम करेगा उसको हम समर्थन करेंगे। में गहराता जा रहा है, आम व्यक्ति परेशानी से जूझ रहा है, महंगाई। देखिए, युद्ध तो 3 देश मिलकर के आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसका फल, उसका कुफल, ये तो जाने कितने देशों के जाने कितने लोग, जिनमें से हम भारत के लोग हैं। एक घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब इसकी विभीषिका झेलने के लिए मजबूर हैं। 500 से कितना 5000 से ज़्यादा रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है। पेट की आग को बुझाने के लिए लोग जो है अपने गाड़ी पसीने की कमाई को इस तरह से व्यर्थ कर देने के लिए बाध्य हैं। परिस्थितियां बहुत विपरीत होती चली जा रही हैं। तो सरकार कह रही है कि सब चीज़ ठीक है, हर चीज़। वही तो, सब चंगा है, ना दंगा है, क्या ना कर्फ्यू है ना दंगा है ना। ये नीरो, इसी का नाम नीरो है कि नज़र ही मत दौड़ाओ कि धरातल पर क्या हो रहा है, बंसी बजाओ। तो सब चंगा है और ना कर्फ्यू है ना दंगा है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में, उनके प्रधानमंत्री आवास में ना तो बिजली जाती है 1 मिनट के, ना गैस की कमी होती है, ना अनाज की कमी होती है, ना व्यंजन की कमी होती है। वहाँ हर समय चंगा ही है। उसी वातावरण में रहने के कारण देश के सामान्य लोगों की क्या परिस्थिति है, इसका अनुभव कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। आपने कहा कि क्या ये जो गौ रक्षा के नाम पे राजनीति हो रही है। आप देख लीजिए, योगी सरकार हम कहते हैं, ये जो गृह जनपद है वो पशुधन मंत्री का है और जगह जगह आवारा मतलब गौवंश ऐसी रोड पर है, कूड़े पे है। क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि उनको संकोच होना चाहिए ना, उनको थोड़ी सी लज्जा तो आनी चाहिए कि वस्तुस्थिति ये है। और कहने के समय में जब आप लोगों के कैमरे के सामने आते हैं कितनी अच्छी अच्छी बात करते हैं। पूरा लेकर के पुलिंदा आए थे, 2 पन्ने का पढ़ दिया था आपके सामने कि हमारे यहाँ तो गाय अमन चैन में रह रही हैं, गायों की क्या हालत है। तो निर्लज्ज हो गए हैं। आपके पशुपालन मंत्री को भी शर्म खत्म हो चुकी है। उनको बढ़ा चढ़ा करके बोलने की क्या ज़रूरत है। जो सच्चा है, जो तथ्य है उसको बोलें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी आपके बारे में कहा था कि आप शंकराचार्य नहीं है। ठीक है, हम नहीं हैं, हम हैं, वो एक प्रश्न ही नहीं है। देखिए, हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, इसका क्या प्रश्न है पशुपालन विभाग में। पशुपालन विभाग का एजेंडा है ये कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं, इसका डिसाइड कर दो।
आप अनधिकार बात कर रहे हो, आपका जो काम है उसको तो कर नहीं पा रहे हो, और आप दूसरे कामों में भी अपना टांग फंसा ले रहे हो कि मैं ये निर्णय कर दूंगा। तुम नहीं होते हो निर्णायक कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है। तुम्हारा मुख्यमंत्री भी नहीं होता है निर्णायक, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं होता है निर्णायक। इसकी एक अपनी अलग परंपरा है। उस परंपरा जिसको जो अभिषिक्त होता है वो शंकराचार्य होता है। इसलिए ये अनधिकार चेष्टा है इन लोगों की। लेकिन इनके मन में अब ये बात आ गई है कि अब हम ही धर्माचार्य हो गए, अब हम धर्म के बारे में भी हम निर्णय करेंगे। इनको राजनीति में लोगों ने भेजा था कि जाओ सुशासन स्थापित करो। इन्होंने वादे भी उसी तरह के किए थे, लेकिन अब सत्ता में जा करके अपने आप को धर्माचार्य भी घोषित कर रहे हैं। तो ये दुष्चेष्टा है। तात्पर्यहीन बात है। योगी जी कहते हैं कि हमने जो चिल्लाना था धार्मिक स्थलों से वो बंद कर दिया। लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं बाजारों से, मस्जिदों से। ऐसा है कि ये सब राजनीतिक बातें हैं, इनका क्या लेना देना है। लोग इससे ज़्यादा बड़ी परेशानियों में घिरे हुए हैं। आप छोटी छोटी बातों को उठा करके उसी को बड़ा बनाते हैं और उसी में उलझा करके जनता को रख देते हैं। ये ठीक नहीं है। आरएसएस कह रही है कि हिंदुओं को बच्चे ज़्यादा करने चाहिए, जनसंख्या भी कम हो रही है। हाँ, बात यह है, हमने तो कहा था कि आइए आपके जितने प्रचारक हैं सब जो है विवाह करें मोहन भागवत जी के साथ, बढ़ा दें संख्या। अगर संख्या बढ़ने ही जरूरी है, एक तरफ भारत की सरकार कह रही है कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उसको रोका जाए, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि और ज़्यादा संख्या बढ़ानी है, तो भैया तो तुम कुंवारे क्यों रह रहे हो? ब्रह्मचारी तो हो नहीं, तुम्हारे नेता हमने खड़े करके कह दिए कि हम ब्रह्मचारी नहीं है, कुंवारे भरा है। तो जब तुम कुंवारे हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, ये परिभाषा लेकर के तुम आ चुके हो मैदान में, तो तुम विवाह करके क्यों नहीं बच्चा पैदा कर देते हो? दूसरों के ऊपर बोझ क्यों लादने की बात करते हो? स्वयं करके दिखाओ। जो चीज़ हम स्वयं नहीं कर सकते उसको दूसरों के लिए प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। आचार्य वही होता है, आचार्य ही दूसरों को आचरण में स्थित करता है। तो उसके लिए नियम है कि पहले वो शास्त्रों से आचरण संबंधी नियमों को पढ़ेगा, फिर उसको जी करके देखेगा, और जब पाएगा कि जो लिखा गया है बिल्कुल सही है, इससे लाभ होता है, तब वो दूसरे को बताएगा। तो आप जिस चीज़ को आपने किया ही नहीं उसको दूसरों के लिए कैसे बता सकते हो? ये आचार्य पद्धति की अनुरूप बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस टाइप के हालात हैं, क्या लगता है? अब हालात हैं, अगर लोग सपना ही देखते रहेंगे आंख बंद करके, अंधभक्ति ही दिखाते रहेंगे, तो आगे चल करके इन हालातों पर टिप्पणी करने लायक भी नहीं रहे। ऐसा है कि आप लोगों ने जनता के सामने सब रख ही दिया है, हमारा उसमें कुछ बचा नहीं कहने को। आप जगत विघ्न हैं, हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं पूरे विश्व में इस समय काफी युद्ध चल रहा है कई जगहों पर। क्या लगता है इसके बारे में, क्या सोचते हैं, क्या कहें? ऐसा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, कोई न्याय की नीति की लड़ाई तो है नहीं कि हम अन्याय के विरुद्ध हो जाएं और न्याय के पक्ष में हो जाएं। ये वर्चस्व की लड़ाई है, और वर्चस्व की लड़ाई में न्याय अन्याय देखा नहीं जाता है। ये गलत है। जो विश्व के ऐसे नेता हैं जो न्याय और अन्याय की परिभाषा करते हैं, कहाँ हैं वो? क्यों निकल करके सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों कोई बैठक नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है? आखिर कौन बताएगा? कोई तो निकल करके आए, विश्व का व्यक्ति, संस्था, जो ये जनता को बताए कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये सही हो रही है। अब गलत सही की परिभाषाएं ही धुंधली कर दी गई हैं, और जो विद्वान लोग हैं वो पता नहीं किस वजह से चुपचाप रह जा रहे हैं। जनता तय ही नहीं कर पा रही है। जो लोग लड़ रहे हैं, इनमें कौन सही है, कौन गलत है, कौन अत्याचार कर रहा है, कौन अनाचार कर रहा है, और कौन सही बचाव कर रहा है या आक्रमण कर रहा है, ये बताने के लिए विद्वानों को आगे आना चाहिए। ऐसा हमारा मतलब। ये 2 दिन पहले ही इजराइल गए थे प्रधानमंत्री मोदी। हाँ जी, वो तो खुल करके यहूदियों के पक्ष में है, और ये बात भी हमको चिंता में डालती है कि यहूदियों के साथ आखिर कौन सा हमारा संबंध है जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा उनके निकट हो रहे हैं। जो भारत की स्थापित विदेश नीति थी, उसकी अवहेलना करते हुए भी हम लोग अब यहूदियों के साथ ज़्यादा प्रेम दिखा रहे हैं। आखिर इसका क्या आगे चल के परिणाम होगा? तो लोग ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि यहूदियों ने पूरे विश्व में अपने पैसे के बल पर अपना जाल फैला लिया है। अब क्या उस जाल में भारत भी फंस रहा है? हाँ जी, ये नफरत का माहौल कैसे दूर होगा? ऐसा है कि नफरत के माहौल के लिए
परिस्थितियों को समझना पड़ता है, समझ करके निर्णय लेना पड़ता है, जरूरत हो तो कड़क निर्णय लेना पड़ता है। एक महाराज जी आपने वो दिया कि 10 लाख महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का जो विवाह वहाँ कराया जा रहा है, जी का क्या भाई उन्होंने हमसे, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, 1.5-2 घंटे हमारी बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, उन्हीं में से उन्होंने ये बात बताई। तो प्रसंग आने पर हमने वो आप लोगों के सामने बोल दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, तो भाई अकेले में कह सकते हैं, पब्लिक में उसको अस्वीकार कर रहे हैं तो कोई क्या कहेगा। लेकिन हमसे उन्होंने जो कहा वही हमने दोहराया। हमने अपनी तरफ से तो एक शब्द भी उसमें, एक अक्षर भी मिलाया नहीं तो उन्होंने कहा। और जब वो बात सामने आ गई, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, लेकिन उनके संगठन के जाने कितने लोग निकल करके सामने आ गए कि हम तो उसी संगठन में काम किए हैं और वहाँ तो ये होता है, बता दिया है लोगों ने। क्या लगता है क्या रह गया? 2027 में कुछ यूपी में बदलाव होगा? योगी अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं, हम राजनीति वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता गौ हत्या का पाप उन पार्टियों और नेताओं को वोट दे करके ना प्राप्त करे जो गौ हत्या में संलिप्त है। हर विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर जो सनातनी जनता है उसको बताएंगे कि तुम अगर ऐसे नेता और ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हो जो आगे चल करके सत्ता में आकर के गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, आंख मूंद ले रहे हैं उस प्रश्न की ओर से, तो तुमको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। इसलिए गौ हत्या के पाप से बचो और ऐसे पार्टी और नेता को वोट देना बंद करो, ये हम कहेंगे। यूपी में तो योगी जी संभाल रहा था। हाँ जी, यूपी में तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ तो गौ हत्या तो कहते हैं कि नहीं, और एक बहुत मतलब पहले से सतर्क है पुलिस। हमने आंकड़ा आप लोगों के सामने रख दिया था कि पिछली जो पशु गणना हुई है, क्योंकि पशु में ही गाय को भी ये लोग गिनते हैं, तो उस गणना के आधार पर जो 2019 की जनगणना है, अभी तो 25 वाली प्रोसेस में है, आई नहीं है, तो उसमें बताया गया है कि लाखों गायें कम हो गई हैं। 4.8% गाय उत्तर प्रदेश में कम हो गई, और बंगाल का डाटा निकाल के आया, उसमें 15% गाय वहाँ बढ़ गई। तो बंगाल में गायें बढ़ रही हैं तो उत्तर प्रदेश में कम क्यों हो रही है? यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है बताओ? लगभग लगा ही हुआ है। तो बंगाल में गाय बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में घट क्यों रही है अगर उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? इस आंकड़े का जवाब पशुपालन मंत्री ने, आपके बरेली वाले हैं, क्यों नहीं दिया? उनको बताना चाहिए था ना कि ये कारण है जिसके कारण से हमारे यहाँ घट रही हैं और बाकी जगह बढ़ रही हैं। बताया नहीं उन्होंने अभी तक। आपने मुख्यमंत्री जी को असली और नकली हिंदू बताने की बात। हाँ, नकली हिंदू हैं वो, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाते हैं और गौ माता की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हिंदू का प्रथम कर्तव्य है। नकली नहीं कहेंगे उनको, जो नकली होगा उसको नकली नहीं कहा जाएगा। नकली है तो कहा, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। महाराज जी, आपने ये भी कहा था कि वो सुधार लेते। 40 दिन का समय हमने दिया था कि भाई जो गड़बड़ी है उसको भी सुधार लो। हमने तो उनका पक्ष लेकर के ही 40 दिन का समय दिया था, लेकिन 40 दिन में उन्होंने कोई सुधार भी तो नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज जो है वो धार्मिक की जगह राजनीतिक रूप ले चुका है। राजनीतिक तो अपने यहाँ हर चीज हो जाती है, लेकिन हमारा तो प्रश्न बिल्कुल धार्मिक है। गौ माता की रक्षा बिल्कुल धार्मिक प्रश्न है, इसमें राजनीति का कोई लेश नहीं है। लेकिन अब इसको कोई राजनेता राजनीतिक प्रश्न बना दे तो हम क्या करेंगे? हम धर्म की बात करना छोड़ दें कि अब इसमें राजनीति का पुट आ रहा है? हमारा तो प्रश्न धर्म का है और पूरी तरह से धार्मिक है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी से वोट अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम अपने मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि भाई गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लो ऐसे लोगों का समर्थन करके। तो किसका समर्थन करें? जो शपथ पूर्वक घोषित करेगा आपको कि लगता है मैं पहला काम जीतते ही ये करूंगा।